नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होंगे तालिबान की सरकार के मुखिया, मुल्ला उमर का बेटा भी होगा शामिल। न्यूजीलैंड में आतंकी हमला, आईएसआईएस के जिहादी ने चाकूबाजी करके 6 लोगों को घायल किया, 3 की हालत गंभीर। ट्रेन के अंदर अंडरगारमेंट्स में तस्वीर पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दी सफाई, कहा मेरा पेट खराब था। शायर मुनव्वर राणा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार। और 4 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 45,352 केसेस और 366 मौतें हुई दर्ज। रुक करते हैं पहली खबर का। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के करीब 20 दिन बाद तालिबान अब सरकार बनाने की तैयारी में है। इस सरकार की लीडरशिप तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथों में होगी। इसके अलावा तालिबान के मुखिया अखुंदजादा को संरक्षण या सुप्रीम लीडर जैसा कोई पद मिल सकता है। मुल्ला बरादर तालिबान के कतर स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास स्तेनकज़ई तालिबान सरकार में वरिष्ठ पद संभालेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि सभी शीर्ष नेता काबुल पहुंच गए हैं, जहां नई सरकार की घोषणा करने की तैयारी अंतिम चरण में है। मुल्ला गनी बरादर को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान ने साल 2010 में एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा। 2018 में अमेरिकी दबाव के बाद पाकिस्तान ने उसे रिहा कर दिया। फिर बरादर को कतर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बरादर को दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। यहां उसने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण अमेरिकी सेना को अपने 20 साल के अभियान को वापस लेने का समझौता करना पड़ा। डॉक्टर साहब, ये सब जो प्रोसेस है ये अंतिम चरण में है। आपको क्या लगता है कि कब तक फैसला आएगा? देखिए, वैसे तो बताया गया था कि आज जुमा का दिन, जुमे की नमाज के बाद वहाँ सब कुछ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि तालिबान के अंदर ही सरकार की रूपरेखा क्या हो, किसको क्या पद मिले, कौन किस डिपार्टमेंट को हेड करे, उसके लेकर के एक राय नहीं बन पाई है। बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना है और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जो आपने खबर दी कि अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा, मतलब ये ईरानी मॉडल के ऊपर सरकार बनेगी कि जहां एक मुल्ला जो इस्लाम का बड़ा अच्छा जानकार माना जाता है, जो तालिबान किस तरह के इस्लाम के ऊपर अब तक काम करता आया है और किस तरह की सरकार वो बनाना चाहता है, उसका वो आइडियोलॉजिकल गाइडेंस जहाँ से मिलेगा वो अखुंदजादा होंगे। वही फतवा जारी करेंगे, वही फरमान जारी करेंगे और उन्हीं के अंडरस्टैंडिंग पे, उन्हीं के इशारों पे वहाँ पे सरकार बनेगी। मतलब सरकार तो एक लेवल पे है ही, सरकार के ऊपर भी एक शख्स जो सुप्रीम लीडर होगा, जिस तरह से ईरान में व्यवस्था है। अब दिक्कत ये है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अपना स्टेक रख रहे हैं। कबीलाई समाज है तो हर कबीला को, हर ट्राइब्स को, हर एथनिक ग्रुप्स को सरकार में जगह मिलना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार बनने के बाद ये लोग फिर बंदूक उठा लेंगे। अब तक वो अशरफ गनी की सरकार से लड़ रहे थे, अमेरिका से लड़ रहे थे, अब तालिबान की सरकार से लड़ेंगे अगर उनको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर खाने ही बहुत बड़ी फूट पड़ी हुई है, इसलिए तरह तरह की स्टोरी बताई जा रही है। और ये भी उनको ध्यान रखना है कि आप जिस तरह की सरकार बनाएंगे, जिस तरह के हुकूक, जिस तरह के अधिकार आप अफ़गानिस्तान की जनता को देंगे, महिलाओं के साथ आपका बर्ताव कैसा रहेगा, माइनॉरिटीज़ के साथ आपका बर्ताव कैसा रहेगा, दूसरे धर्मावलंबियों के साथ आपकी क्या नीति होगी, इस पे पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्लाम और शरीयत करेंगे तो दुनिया में आपको कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। और अगर आप उन सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे तो आप इस्लामिक रिपब्लिक खुद को नहीं कह पाएंगे। तो ये कैच 22 के सिचुएशन में है।
तालिबान जितना ज़्यादा परेशान सरकार बनाने से पहले था, सरकार बनाने के बाद उतनी ज़्यादा परेशानी में डूब जाएगा। जी, तो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा कि तालिबान के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति पैदा हो गई है और अब वो कंफ्यूजन के स्टेट में है। आगे देखना होगा कि वो क्या फैसला लेता है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के काउंटडाउन सुपरमार्केट में शुक्रवार को एक हमलावर ने चाकूबाजी करके 6 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने न्यू लिन कस्बे में हुई इस वारदात को आतंकी हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि हमलावर आतंकवादी संगठन ISIS से प्रेरित था। इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने इसे रैंडम अटैक बताया था। उन्होंने आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया था। PM अर्डर्न ने कहा कि आज जो हुआ वो नफरत भरा है, ये नहीं होना चाहिए था। हमलावर को श्रीलंकाई नागरिक बताते हुए उन्होंने कहा कि वो 2011 में न्यूजीलैंड आया था। उन्होंने बताया कि ये वारदात दोपहर 2:40 पर हुई। ऑफिसर्स ने 1 मिनट के अंदर ही हमलावर को ढेर कर दिया। चश्मदीदों ने कहा कि हमलावर चाकू दिखाते हुए मॉल के अंदर आया और फिर उसने लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट की वजह से ऑकलैंड में अभी लॉकडाउन लागू है। इसके चलते यहाँ लोग ज्यादा नहीं थे। डॉक्टर साहब, ISIS दुनिया भर में कैसा खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है? ये हर जगह होगा। अभी जी आपने तालिबान को अफगानिस्तान पे कब्जा करने दिया। तालिबान के साथ ISIS है, अलकायदा है, वो तमाम आतंकी जिहादी संगठन हैं जो अफगानिस्तान में अब फ्रीली अपना ऑपरेट कर रहे हैं। तो दुनिया भर में जो इसके स्लीपर सेल्स थे, जो लोग इन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जो लोग इन लोगों को एक अल्लाह की फौज की तरह देखते हैं, उनका तो मन बढ़ेगा ही। उनको तो लगेगा कि भाई आपने अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका को आपने, सुपर पावर को आपने अफगानिस्तान से भगा दिया, तो ये तो इंसानों का काम नहीं है। ये तो ज़रूर आपकी मदद जो है वो ऊपर वाला कर रहा है। तो यहाँ से वो इंस्पायर हो रहा है कि भाई इसका मतलब ये है कि वक्त आ गया है कि हर जगह जो है काफिरों को मारा जाए। तो अभी तो शुरुआत है। न्यूजीलैंड में पहली घटना हुई है, फिर यूरोप में होगा, अमेरिका में होगा, हर जगह होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपने अफगानिस्तान को टेररिस्टों के हाथ सुपुर्द कर दिया। उनको हाथ में बाकायदा आपने दे दिया कि भाई आप यहाँ से अब प्लान करो, यहाँ से आप पूरी दुनिया में जो है आतंकी घटनाओं को जो है आप अंजाम में लाओ। तो ये तो बस शुरुआत है। अब देखिए आगे आगे क्या कहाँ क्या होता है। हिंदुस्तान पे भी खतरा कम नहीं है। जी, तो आतंक का ये पौधा जो कि पाकिस्तान ने लगाया है, उसका खामियाजा दुनिया भर को भुगतना होगा और इसका अंजाम जाहिर तौर पर पाकिस्तान को भी मिलेगा। रुक करते हैं तीसरी खबर का। बिहार के JDU विधायक गोपाल मंडल की तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में अंडरगारमेंट्स में तस्वीर वायरल होने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। गोपाल मंडल ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरा पेट खराब था, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। दरअसल पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जा रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में JDU विधायक गोपाल मंडल की ये शर्मनाक हरकत सामने आई। जब कपड़े उतारकर वो चलती ट्रेन में घूम रहे थे, वो अंडरगारमेंट्स पहनकर ट्रेन में टहल रहे थे। उन्होंने इस तरह देखकर कोच में मौजूद दूसरे पैसेंजर्स ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद विधायक गोपाल मंडल आपत्ति जताने वाले पैसेंजर के साथ गाली गलौज करने लगे। चलती ट्रेन में कोच के अंदर जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टर साहब, JDU विधायक की कैसी पागलपंती है? देखिए, उन्होंने कहा कि उनका पेट खराब था। पेट खराब नहीं है, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। ये चुनाव जीतते हैं, विधायक बन जाते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, लेकिन इनके दिमाग में वो फितूर नहीं जाता है कि वो जनता की सेवा करने के लिए हैं, ये नंगा नाच करने के लिए नहीं है। ये अभी ये सफाई दे रहे हैं, ये सफाई दे रहे हैं कि भाई मेरा पेट खराब था, इसलिए वो पेट खराब था तो आप नंगे घूमेंगे, और पेट खराब था तो आपने वहाँ के कोच में जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे उनसे माफ़ी मांग करके वापस चले गए होते। झगड़ा करते समय, चीखने चिल्लाने और गाली गलौज करते समय आपका पेट ठीक दुरुस्त था। वीडियो और फोटोग्राफ बाहर आ गया, खबरें बाहर आ गई तो आपका पेट खराब हो गया। और सबसे शर्मनाक तो नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार ने अब तक इस तरह के लोगों को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया, उनकी विधायक की छीनी क्यों नहीं अभी तक, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो चुनाव जीतने वाले ये चुटपुंजिया लीडर्स, ये अपने आप को समझते हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया खरीद ली है, उनके मन में जो आएगा वो आएगा। ये अश्लीलता के केस में इनको तो जेल के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि फिर कोई विधायक, कोई नेता, कोई मंत्री इस तरह की इसको वाहियात हरकत करने की हिमाकत ना दिखा सके।
जी, तो नीतीश कुमार के ये नेता जो इस तरह से पेट खराब बताते हैं, अगर नीतीश कुमार ने समय रहते एक्शन नहीं लिया कोई, तो जल्द ही ये पार्टी की फाउंडेशन को हिलाकर रख देंगे। बात करते हैं चौथी खबर की। प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ राणा विवादों में घिरे हुए हैं, तो दूसरी ओर उन्हें हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राणा ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। इसके साथ ही मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। बीते दिनों ही मुनव्वर राणा ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। डॉक्टर साहब, मुनव्वर राणा की मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं? देखिए, ये तो केस ऐसा है कि आपने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से आपने कर दी, तो एक तो गलती हो गई, माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। अब ये बुजुर्ग शायर हैं, हर बार कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं और बाकायदा उनकी आदत सी हो गई है। ये ठीक वैसे ही है कि जो घर परिवार में, गांव में आप देखते होंगे, घर में कोई बूढ़े चाचा दादा जो है वो घर के अंदर बैठ के जो उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं, वो उस तरह का किरदार इनका हो गया है। लेकिन अब ये जो गिरफ्तार करने की बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे तो अब तो दया आने लग गया है। अब इस उम्र में इतने बड़े शायर जिनका कभी नाम था, बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं, एक तो दिमाग इनका बहक गया है, तो कोई बात नहीं। चलो भाई, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। हिंदुस्तान में तो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कामना करते हैं, उसकी नारेबाजी भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जेल नहीं होता, लोग खड़े हो जाते हैं, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये तो बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं। ये जो गिरफ्तार करने की जो बात है, ये अपनी बोलने के चक्कर में ये फंसे हैं। कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन अच्छा होता कि भाई योगी सरकार की तरफ से कोई जो दरिया दिली दिखाई जाए, थोड़ा मर्म दिखाया जाए। इतने एजेड आदमी के साथ जो गिरफ्तार ठीक नहीं लगता है। अदरवाइज़ वो काम करते ही ऐसे नफरत फैलाने वाली, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई कोई इतना बड़ा शायर है, वो इस तरह की चीज़ों में जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इनको भी वैसे ही इग्नोर कर देना चाहिए। जी, तो ऐसा लग रहा है कि शायरी करते करते मुनव्वर राणा का मन बहक गया है और इस बहके मन को उन्हें समय रहते संभाल लेना चाहिए। रुक करते हैं आखिरी खबर का। भारत में इस हफ्ते को देखें तो मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन कोरोना के नए मामले 40,000 से ऊपर ही रिपोर्ट किए गए। एक बार फिर शुक्रवार को सामने आए नए मामलों की संख्या 45,000 पार दर्ज की गई है। मामलों में बढ़ोतरी का एक सबसे बड़ा कारण केरल में बिगड़ी स्थिति भी है। केरल के चलते देश में रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि मंगलवार को देश में 30,000 मामले दर्ज हुए थे। उसके बाद बुधवार और फिर गुरुवार और अब शुक्रवार, तीनों ही दिन कोरोना के केसेस में बढ़त बनी हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक आज पूरे देश में कोरोना के 45,352 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें सिर्फ केरल से ही 32,000 से ज्यादा मामले हैं। केरल में लगातार कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर केंद्र की चिंता बढ़ती जा रही है। इससे देश में एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 45,181 रही। डॉक्टर साहब, ये तो वाकई खतरे की घंटी है। देखिए, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तीसरी लहर जो है वो दरवाजे पे नॉक कर रही है। और कई सारी खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, दिल्ली में भी आ रही हैं, जिसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग हो नहीं रही है। दिल्ली में कोई भी इस तरह की घटना होती है जो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई होती है, केजरीवाल सरकार से जुड़ी हुई होती है, मीडिया साइलेंट हो जाती है। लेकिन जहाँ तक आम दिल्ली के अंदर जो खबर आ रही है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से बच्चों की मरने की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बच्चों को हॉस्पिटल लाया जाता है, तेज बुखार होता है और फिर उनको बचाया नहीं जा पाता। तो ये सिर्फ दिल्ली से ही खबर नहीं आ रही है, इस तरह की खबरें और भी राज्यों से आ रही हैं जहाँ बच्चों के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। और कोरोना तो पहले ही एक्सपर्ट्स ने बताया है कि बच्चों के ऊपर इस बार ज़्यादा खतरा होगा। तो ये आप देखिए कि किस हिसाब से ये जो संख्या बढ़ रही है, एक कांस्टेंट हो या कभी घट जाए या कभी बढ़ जाए, तब तो बात समझ में आ रही है। लेकिन लगातार 3 दिनों से जो संख्या बढ़ने का जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, इस पे तो रोक लगाना होगा। अदरवाइज़ हम लोग सब एक बहुत ही खतरनाक तीसरी लहर के मुहाने पे खड़े हैं और इसमें
सरकार को प्रोएक्टिव रोल जो है अदा करने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों और उनके एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।